दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी साउथ की मोस्ट अवेटेड हॉरर मूवी डिमोंटे कॉलोनी 2 जो कि स्त्री 2 के साथ ही रिलीज़ हुई है। मूवी की स्टार्टिंग में हम फुटेज को देखते हैं जो कि 6 जून 2009 की है, जिसमें कि दिखाया जाता है कि रात के समय कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तभी उस सोसाइटी की एक बिल्डिंग से एक आदमी नीचे कूद जाता है। अभी देखकर वहाँ पर हंगामा हो जाता है और तभी एक दूसरा आदमी भी बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और सेम अपार्टमेंट में सैम नाम का आदमी भी खुद को फांसी लगा लेता है। इस फुटेज को सैम की वाइफ डेबी देख रही थी और ये साल था 2015 का। सैम और उसके दोस्तों को मरे हुए 6 साल हो चुके हैं और आज भी उसकी मौत डेबी के लिए एक मिस्ट्री है। पुलिस तो उसे सुसाइड मान चुकी है और केस को बंद भी कर चुकी है, लेकिन डेबी को नहीं लगता कि कैंसर को हराने वाला सैम सुसाइड कर सकता है। आज सैम की बरसी है और डेबी को अपने फादर इन लॉ रिचर्ड का मैसेज आता है कि वो डेबी से मिलने उसके घर आए हैं, क्योंकि उनको अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने जाना है। जिसके बाद डेबी उनके लिए चाय लेकर आती है और तभी रिचर्ड के सामने ही उसकी माँ उसे बातें सुनाती है। उसकी माँ चाहती है कि वह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए माँ बने, लेकिन डेबी को 2 बार मिसकैरेज हो चुका है और वो तीसरी बार नहीं करना चाहती। वो कहती है कि उसने हॉस्पिटल वालों से बात की है जिन्होंने सैम के स्पर्म को स्टोर करके रखा हुआ है और वह सैम के ही स्पर्म से प्रेग्नेंट होना चाहती है ताकि अपने बच्चे के रूप में सैम उसे फिर से मिल जाए। असल में सैम को कैंसर था, लेकिन बावजूद इसके डेबी ने उसे शादी की थी और कैंसर से लड़ने में उसका साथ दिया था। अब क्योंकि सैम एक यंग मेल था और ऐसे पेशेंट की जब कीमोथेरेपी की जाती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट के चलते स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसलिए कीमोथेरेपी से पहले पेशेंट को अक्सर ये सलाह दी जाती है कि वे अपने स्पर्म को स्टोर करवा लें। सैम ने भी अपने स्पर्म को स्टोर करवाया था और डेबी यहाँ पर उसी के बारे में बात कर रही है। खैर, अब डेबी और रिचर्ड रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें ट्रैफिक जैम मिलता है। डेबी कार से निकलकर देखती है कि घर के सामने भीड़ लगी थी। वह जाकर देखती है तो सामने एक आदमी की बॉडी फंदे से लटक रही थी और ये आदमी डिमोंटे कॉलोनी 1 वाला ही एस्ट्रोलॉजर जोशियार होता है, जिसने शेनी को और उसके दोस्तों का फ्यूचर रीड किया था। मरने से पहले उसने शेनी को बताने के लिए कॉल किया था और शेनी अभी तक यहाँ पर नहीं आया था, क्योंकि जब वो आया था तब तक लोग जोशियारा की बॉडी को उतार रहे थे। और यहाँ पर डेबी को अचानक से जोशियारा की फेस में सैम का फेस दिखाई देता है, जिससे वे डर कर वहाँ से जाने लगती है और तभी एक आदमी से टकरा जाती है जो और कोई नहीं श्रीनी था। आज 6 जून की तारीख है और आज के ही दिन डेमोंट कर्स की वजह से श्रीनी की मौत होने वाली है, जिसके बारे में जोशियारा उसे बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही वह गुजर गया। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, शेनी और उसके बाकी के 3 दोस्त कंचना नाम के हॉन्टेड महल में जाते हैं और उनका एक दोस्त राघवाने एक लॉकेट को चुरा लेता है जो कि कर्स्ड लॉकेट था। उस लॉकेट को अगर कोई महल से चुराकर किसी दूसरी जगह पर ले जाता है तो वो जगह एक मौत का घर बन जाती है। फिर उस जगह से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, जहां रहस्यमय तरीके से सभी लोगों की मौत हो जाती है। अब उस कर्ज की वजह से शेनी के सभी दोस्त मारे गए थे और लास्ट में शेनी भी जब खिड़की तोड़कर भाग रहा था तो बिल्डिंग से गिरकर मारा गया था। खैर, इधर डेबी रेस्टोरेंट जाकर उसकी ओपनिंग करती है जो कि एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था और इस चाइनीज़ रेस्टोरेंट को खोलने का सपना सैम का था और डेबी ने आज उसकी बरसी पर ये सपना पूरा कर दिया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। खैर, अब यहाँ पर कुछ मॉन्क आते हैं जो कि डेबी को महाकाल की मूर्ति देते हैं, जिसे डेबी रेस्टोरेंट में स्थापित करवा देती है ताकि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। फिर सभी लोग जब सैम को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं तभी अचानक से ढेर सारे चम्मच नीचे गिरने लगते हैं और इन चम्मच की बारिश देखकर डेबी को लगता है कि सब सैम की ही स्पिरिट कर रही है। फिर वो रिचर्ड को बताती है कि सुबह से ही उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं और उसे लगता है कि चम्मच भी सैम ने गिराए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में भी एक बार सैम ने उसे चम्मच गिराकर ही बुलाया था और उसने डेबी से कहा था कि कभी अगर वह नहीं रहा तो मरने के बाद भी उसे वो ऐसे ही बुलाएगा। और रिचर्ड से वो कहती है कि सैम की आत्मा उन्हें कुछ बताना चाहती है, शायद उसकी मौत के बारे में। असल में डेबी को अभी भी इस बात पर शक है कि सैम ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसकी मौत के पीछे कुछ और ही रीज़न था और अब इस सवाल का जवाब उन्हें सैम की स्पिरिट ही दे सकती है। इसीलिए डेबी एक सीनियर मॉन्क दाऊशी को सैम की स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए कहती है। उधर हैदराबाद में हम शेनी के जुड़वा भाई रघु को देखते हैं जो कि अपने पिता की मौत पर घर आया था और वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर ऐश्वर्या भी अपनी माँ के साथ आती है, जिसके बाद उसका चाचा
दयालन उसके पिता की बिल को पढ़ता है कि उन्होंने अपनी 70% प्रॉपर्टी शिनी के नाम कर दी है और रघु को सिर्फ 25% दी है और बहन उस ऐश्वर्या को सिर्फ 5% की ही हिस्सेदारी मिली है, जिससे ऐश्वर्या एकदम गुस्से में आ जाती है और वो सबसे कहती है कि वो इस बिल को कोर्ट में चैलेंज करेगी और अपना हक तो वो लेकर रहेगी। और सिर्फ 25% मिलने पर रघु भी बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे तो पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। अब स्ट्रेस की वजह से वो काफ़ी ड्रंक वगैरह कर लेता है और दयालन से बहसबाजी करने लगता है। तो दयालन शिनी से बात करने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन शिनी ये बोलकर फ़ोन काट देता है कि वह उनसे बात नहीं करना चाहता। जैसे कि हमने देखा था कि पहले पार्ट में शिनी को अनाथ की तरह दिखाया गया था और वो अमीर लेडीज़ के साथ टाइम स्पेंड करता था, बदले में उनसे वो पैसे लेता था, लेकिन असल में वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। खैर इधर डेबी रिचर्ड के साथ डाउशी से मिलने जाती है, जहाँ डाउशी उन्हें बताता है कि काफ़ी कोशिश करने के बाद भी सैम की स्पिरिट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है और उसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो सैम की स्पिरिट बात ही नहीं करना चाहती या फिर वो किसी ऐसी जगह पर ट्रैप है जहाँ पर वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो उसे बात करने के लिए उसे उसी दुनिया में जाना होगा। वो डेबी की आत्मा को वहाँ पर भेज तो सकता है, लेकिन वो डेबी से कहता है कि इसमें बहुत खतरा है, अगर कोई भी चूक हुई तो डेबी की आत्मा भी वहीं पर ट्रैप होकर रह जाएगी। लेकिन डेबी सैम के लिए खतरा उठाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद डाउशी डेबी को एक पेन देता है और उसकी आत्मा को उसी वर्ल्ड में भेज देता है जहां सैम की आत्मा ट्रैप है, जहां पर डेबी ढेर सारी आत्माओं को देखती है जो कि तड़प रही थी। फिर वो आत्माएं डेबी को ही मीडियम की तरह यूज़ करती हैं और उसे कुछ लिखवाने लगती हैं, जिस दौरान डेबी बार बार हेल्प शब्द को लिखती है। तभी डेबी को वहाँ पर ढेर सारी आत्माएं दिखती हैं जो एक साथ फांसी पर लटक जाती हैं और वो तड़प रही थी, और इन्हीं आत्माओं के बीच उसे सैम की आत्मा भी दिख जाती है। सैम को देखते ही डेबी इमोशनल हो जाती है और सैम की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से आकर डाउशी उसे ऐसे करने से मना करता है, लेकिन डेबी नहीं रुकती है और आगे चली जाती है। तभी सैम को भी फांसी लग जाती है और इसी के साथ डेबी को भी कुछ हो जाता है। इधर उसकी बॉडी ज़मीन पर गिर जाती है और पेन की निब से खून निकलने लगता है और वो बार बार एक ही सेंटेंस लिखती है कि दिस विल रिपीट। फिर उन लेटर्स के बीच में उन्हें एक पोर्ट्रेट दिखाई देता है जो कि शिनी और रघु का था, जिससे कि सबको पता चलता है कि अब इन सबका कनेक्शन इन दोनों से है। इसके बाद कहानी 6 साल आगे चली जाती है, यानी कि 2021 में, जहां पर डाउशी एक होली डेगर को मंगवाता है जिसको पूर्वा कहा जाता है और पॉजिटिव रिचुअल्स के लिए इनका इस्तेमाल होता है। तभी दूसरी तरफ हम सरप्राइजिंगली शिनी को देखते हैं जो कि जिंदा तो था लेकिन कोमा में था। उसकी देखरेख कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड ही कर रहा था। शिनी को यहाँ पर लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था और उसके बचने की उम्मीद ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। उधर कोर्ट में रघु प्रॉपर्टी के लिए केस लड़ रहा था और फैसला उसके पक्ष में आता है। कोर्ट फैसला देती है कि शिनी की लाइफ सपोर्ट को हटा लिया जाए और उसका शेयर रघु को दे दिया जाए, जिसके बाद रघु और दयालन शिनी का लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन बीच में डेबी का उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है और उनसे कहती है कि तुम लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, अगर शिनी को कुछ हुआ तो तुम भी नहीं बचोगे। फिर उसे वो याद दिलाती है कि 6 जून 2015 में जहाँ एक तरफ शिनी अपने फ्लैट की बिल्डिंग से नीचे गिर गया था, तो दूसरी तरफ चेन्नई में दारू के नशे में दयालन से बहस करते हुए रघु का पैर स्लिप हो गया था और वो भी बिल्डिंग से नीचे गिर गया था, बट वो नेट में फंसकर बच गया था। अब डेबी की बातों को रघु को कुछ तो लॉजिक नज़र आया और वो डेबी की बात मान लेता है, जिसके बाद सब लोग डाउशी से मिलने जाते हैं, जहाँ पर डाउशी उन्हें बताता है कि क्योंकि शिनी और रघु दोनों ट्विन्स हैं, वो एक ही एटम से बने हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी ये कहती है कि सेम एटम्स के 2 पार्ट एक दूसरे से मीलों दूरी पर भी हों तो भी वो आपस में जुड़े रहते हैं और सेम तरह से ही रिएक्ट करते हैं। फिर रिचर्ड उसे बताता है कि जब इन लोगों ने सैम की स्पिरिट को से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी तो रिप्लाई में उन्हें रघु और शिनी का रेफरेंस मिला था। इसके बाद वो शिनी से हेल्प मांगने गए थे, लेकिन तब कुछ खुद शिनी के साथ भी हादसा हो चुका था, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उसकी सांसें चल रही थी, जिसके बाद रिचर्ड ने उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर उसकी ट्रीटमेंट दी थी, तो उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन वो खुद कोमा में चला गया था। उधर डेबी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शिनी के फ्लैट को देखने जाती है, जहाँ पर पुलिस से उसे पता चलता है कि हाल ही में किसी ने यहाँ पे फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर यहाँ पर चोरी की है। खैर फिर वो अंदर जाकर देखती है तो हाँ, वहाँ पर उसे 2 लाइब्रेरी कार्ड मिलते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि एक तो खुद उसके पति सैम का था और दूसरा शिनी के दोस्त राघवन का था, जिसने पिछले पार्ट में लॉकेट चुराया था और ये हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट वगैरह भी लिखा करता था। फिर डेबी एक कार्ड लेकर लाइब्रेरी जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि दोनों ने ही लाइब्रेरी से सेम बुक इशू करवाई थी, जिसका नाम था द अनसंग
किंग ऑफ फॉलन किंगडम। सैम ने इसे 2009 में इशू करवाया था और रघु ने 2015 में, लेकिन दोनों ने ही उसे लौटाने के लिए ज़िंदा नहीं बचे और यहाँ पर लाइब्रेरियन अल्फांसो उस बुक को वापस ले जाता था। डेबी उस बुक की कॉपी मांगती है, लेकिन वो बताता है कि वैसी बुक हमारे पास एक ही है और डेबी समझ जाती है कि इन मौतों के साथ इस बुक का कोई ना कोई तो कनेक्शन है। फिर जब वो पुलिस के पास जाकर बात करती है तो वहाँ पर और भी ज़्यादा शॉक्ड बात निकल कर आती है। पुलिस के पास ऐसे कई सारे मिस्टीरियस केस रजिस्टर हैं जिनमें मरने वालों में ने इसी बुक को इशू करवाया था। फिर डेबी विक्टिम्स के एविडेंस को देखने जाती है, जहाँ पर उसे राघवन के द्वारा लिखी गई डिमोंटे कॉलोनी की एक स्क्रिप्ट मिलती है, जिसमें कि लिखा था कि हर 6 साल में 6 जून को कोई तो डिमोंटे हाउस जाएगा और वहाँ पर वो अपने साथ उस कर्स लॉकेट को ले आएगा, जिसके बाद डिमोंटे की स्पिरिट उन्हें मार डालेगी और लॉकेट लेकर वापस डिमोंटे हाउस चली जाएगी। डिमोंट के द्वारा मरने वाली सारी आत्माएं डिमोंटे वर्ल्ड में ही ट्रैप हो जाएंगी, जिसके बाद ना तो उन्हें अगला जन्म मिल पाएगा और ना ही उन्हें मुक्ति मिल पाएगी। और इन सबको रोकने का एक ही तरीका है कि इस पैटर्न को ही तोड़ देना, और अगर 6 जून को उसको एक भी बलि नहीं मिली तो ये पैटर्न टूट जाएगा। फिर रिचर्ड सबसे कहता है कि आज 6 जून है, यानी कि कोई उस बुक को पढ़कर डिमोंटे हाउस जाएगा और हमें उसे रोकना होगा। लेकिन इससे पहले उन्हें शिनी की सेफ्टी पर भी ध्यान देना था, क्योंकि 6 साल पहले तो शिनी की जान बच गई थी। इसलिए इस साल डिमोंटे उसकी सेक्रीफाइस लेने के लिए फिर से आएगा। उसे रोकने के लिए डाउशी अपने लोगों से महाकाल महायान पूजा करने को कहता है और शिनी को हॉस्पिटल से शिफ्ट करके अपने आश्रम में ले आता है और फिर वो सब डिमोंटे हाउस पहरा देने के लिए चले जाते हैं ताकि कोई भी महल के अंदर ना घुस पाए। फिर पुलिस उस एरिया पर बैरिकेडिंग वगैरह लगा देती है, लेकिन तभी उन्हें महल से किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और डाउशी उसे मना करने के बाद भी रघु अंदर देखने के लिए चला जाता है और उसके पीछे पुलिस और बाकी सब लोग भी वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन डेबी और डाउशी वहीं पर खड़े रहते हैं और डाउशी वहीं से मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। इधर रघु जब महल के अंदर जाता है तो महल से एक हिस्से में 2 लड़कियाँ दिखाई देती हैं। रघु उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन उन लड़कियाँ कोई जवाब नहीं देती और डर के मारे काँप रही थी। तभी रघु देखता है कि उनके सामने डिमोंट की पत्नी कंचना के साथ उसकी 2 मेज की आत्माएं भी थीं। उन आत्माओं को देखकर एक लड़की तो बेहोश होकर ही गिर गई थी और उससे दौरे पड़ने लगे थे। फिर महल के दूसरे हिस्सों में से 2 और लड़कियां उन्हीं उसी हालत में मिलती हैं, जिन्हें लेकर वो सब महल से बाहर आ जाते हैं और इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और बाकी सब ये सोच कर परेशान हो रहे थे कि आखिर ये लड़कियाँ महल के में घुसी कैसे। खैर हॉस्पिटल जाकर दयालन उनमें से एक लड़की से बात करता है जिसका नाम अदिति था। वह अदिति से पूछता है कि डिमोंटे हाउस में कैसे घुसे, तो अदिति बताती है कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करोगे। वो कहती है कि वो लोग हॉस्पिटल में उस टाइम पर एक बुक पढ़ रहे थे, तभी अचानक से वहाँ पर कुछ होने लगता है और वो सब डेलीपोगर महल में पहुँच गई थी। तो दयालन उससे बुक का नाम पूछता है तो वो अदिति उस बुक का नाम बताती है, द अनसंग किंग ऑफ फॉलन किंगडम। जिसके बाद दयालन उस बुक को लेने हॉस्टल जाता है, लेकिन वो बुक वहाँ से गायब हो गई थी। फिर सीसीटीवी से उन्हें पता चलता है कि ये बुक लाइब्रेरियन अल्फांसो लेकर चला गया था और यहाँ पर अदिति बताती है कि ये बुक अल्फांसो ने ही उसे दी थी। इधर डेबी, रघु और डाउशी रेस्टोरेंट में होते हैं और डाउशी और एक मॉन्क को कॉल करके कहता है कि पूजा के दौरान अगर कोई मुश्किल आई तो उसे पूर्वा का यूज़ करना होगा। और तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है, लेकिन डेबी जब डोर ओपन करने जाती है तो उसे ज़ोर का झटका लगता है। फिर जब रघु डोर खोलने के लिए जाता है तो अचानक से वो दूर जाकर गिरता है। अब इन लोगों ने कस्टमर को तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाहर से वो लोग उन्हें नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने रेस्टोरेंट खाली दिखाई दे रहा था और इन सबके समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर अचानक से इनके मोबाइल के नेटवर्क चले जाते हैं, जिसके बाद वो लोग वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर सारे टीवी ऑन हो जाते हैं, जिसमें कि वो तीनों ही दिखाई दे रहे थे। फिर आगे वो रिमोट से टीवी बंद करने के लिए लगता है, लेकिन रिमोट भी काम नहीं करता और डाउशी उसे रोककर फुटेज देखने के लिए कहता है। इसमें एक बच्चा रेस्टोरेंट में चाउमीन लेने के लिए आता है, लेकिन उस बच्चे के पास चेंज नहीं था। डेबी जब चेंज लेने जाती है तभी वह देखती है कि स्क्रीन में रघु दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वो बच्चा दिखाई दे रहा था। जिसके बाद उसे कोल्ड स्टोरेज में रघु खड़ा दिखाई देता है, जिसके बाद वो जगह वाइट स्मोक से भर जाती है और इसी दौरान कोई डेबी को धक्का देकर उसे एक वॉशरूम में बंद कर देता है। फिर वहाँ पर इन्फिनाइट वॉशरूम बन जाते हैं और डेबी भी बंद हो जाते हैं। फिर सामने से पोजेस रघु आता है, जो कि ग्लास के आर पार भी निकल जाता है। इसके बाद वो उस बच्चे को गले से पकड़ उठा लेता है और डेबी के सामने ही उसे मार डालता है। फिर इसके बाद
डाउशी वाले वॉशरूम में जाता है और उसका सर पकड़कर उसे पानी से भरे बेसिन में डुबा देता है और फिर उसी बेसिन पर उसका सर टकराकर उसे मार डालता है। और लास्ट में वो डेबी को मारने आता है हाथ में एक फायर लेकर, जो कि डेबी की तरफ बढ़ता है और उसके सर पर मार देता है। अब फुटेज भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये सब तो तब होता है जब कोई कंचना लॉकेट लेकर अपने साथ आता है, जिसकी क्लैरिफिकेशन हमें तुरंत ही मिल जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ अदिति कन्फेस करती है कि जब वो उस महल में गई थी तो उसने कंचना लॉकेट को अपने पास रख लिया था। जब उसे इसके कर्स्ड होने का पता चला तो उसने चुपके से रघु की जेब में डाल दिया और इधर डाउशी रघु की जेब से कंचना लॉकेट को बाहर निकालता है और डेबी पर उस पर गुस्सा करती है कि तुम कितने लालची आदमी हो, कंचना लॉकेट को चुरा कर ले आए। लेकिन रघु कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरी जेब में कैसे आया। डाउशी भी रघु की साइड लेता है। वो कहता है कि इसमें इसकी गलती नहीं है, ये सब डिमांडे की चाल थी जिसमें कि हम सब लोग फंस गए हैं। इसके बाद डाउशी उन सभी के साथ उसी कोल्ड स्टोरेज वाले रूम में जाता है जहाँ पर कि दीवारों पर ढेर सारे उल्टे क्रॉस के निशान बने हुए थे और बीच में एक विफमेट यानी कि शैतान का सिंबल बना था। डाउशी उन्हें बताता है कि 16 से 17 सेंचुरी के बीच इंसानों की बलि देते वक्त एंटी क्राइस्ट के लोग इस सिंबल को यूज़ करते थे। तभी सामने से काले कपड़े पहने एंटी क्राइस्ट के लोग भी वहाँ पर आने लगते हैं। इसके बाद डाउशी खुद को एक किचन में बंद कर लेता है और लॉकेट के ऊपर रिचुअल करने लगता है, जिसका असर सीधा रघु पर होता है क्योंकि वह उस वक्त पोजेस था। डाउशी को रोकने के लिए वो गेट खोलने लगता है। दूसरी तरफ दलायन रिचर्ड को कॉल करके सारी बात बताता है, लेकिन रिचर्ड उसकी बात करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि डिमांड के स्पिरिट से ने उसे पकड़ा हुआ था और उसे वो मार डालता है। उधर रेस्टोरेंट को ढेर सारे चमगादड़ घेर लेते हैं, अंदर लाइटें वगैरह फ्लिकर करने लगती हैं और रिचुअल करते वक्त डाउशी का हाथ भी जलने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो रिचुअल को पूरा करता, वहाँ पर डिमांड की स्पिरिट आ जाती है और डाउशी को उठाकर एक नहर में फेंक देती है, जहाँ पर आदमखोर मछलियाँ उस पर अटैक कर देती हैं और डाउशी की मौत हो जाती है। लेकिन अचानक से वो पोजेस होकर उठ खड़ा होता है और अपने सर से एक्वेरियम तोड़कर बाहर आ जाता है और फिर बेसुध होकर ज़मीन पर गिर जाता है। डेबी जब उसे देखने के लिए जाती है तो डेबी का गला पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा लेता है और डेबी का दम घुटने ही वाला था कि तभी पीछे से रघु आता है और एक लंबी सी रॉड डाउशी के आर पार कर देता है और डेबी को बचा लेता है। तभी उन्हें उस बच्चे का ध्यान आता है जो कि चाउमीन लेने रेस्टोरेंट में आने वाला था। फिर वो लोग सीसीटीवी में देखते हैं तो बाहर उन्हें एक बच्चा दिखाई भी देता है, लेकिन वो फुटेज वाला बच्चा नहीं था, वो कोई और ही बच्चा था। तभी उन लोगों को ढूंढते वक्त दयालन भी वहाँ पर आ जाता है और डेबी उसे देखते ही दरवाज़ा खोलने को कहती है, लेकिन कर्स की वजह से दयालन उन लोगों को ना तो देख पा रहा था और ना ही सुन पा रहा था। तभी डेबी देखती है कि रघु वहाँ पर नहीं था और पीछे से रघु एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर डेबी की तरफ ही आ रहा था। जैसा कि सैम की स्पिरिट ने बताया था कि इवेंट्स रिपीट होंगे। पिछले पार्ट में भी हमने देखा था कि शिनी और उसके दोस्तों को भी डिमांडी के स्पिरिट ने टीवी के ज़रिए ही दिखाया था कि उनकी मौत कैसे होने वाली है और यहाँ पर भी सेम यही हो रहा था। फुटेज में डाउशी की मौत पानी में डूबने से हुई थी और रेल में भी वो ऐसे ही मरा था और डेबी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। और रही बात उस बच्चे की, तो उसकी मिस्ट्री भी आपको आगे बताएंगे। तो कहानी में अब आप वापस चलते हैं जहाँ पर रघु फायर एक्सटिंग्विशर से डेबी को मारने आता है, लेकिन टाइम रहते डेबी वहाँ से हट जाती है और एंट्रेंस गेट टूट जाता है। लेकिन तभी ये लोग क्या देखते हैं कि उनके सामने एक और एंट्रेंस गेट आ जाता है। फिर वो जितनी बार भी एंट्रेंस को तोड़ते हैं वहाँ पर एक और नया एंट्रेंस गेट बन जाता है। तभी दयालन भी वहाँ पर से लौट जाता है। इसके बाद ढेर सारे चमगादड़ रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं और रघु 1 घंटे से उन्हें भगाने की कोशिश करता है। तभी डेबी को याद आता है कि जिस जगह पर वो खड़ी है वहाँ पर उन्होंने महाकाल की मूर्ति को स्थापित किया था, जिसकी वजह से कोई भी ईवल फोर्स यहाँ पर नहीं आ सकती। तभी चमगादड़ से लड़ता हुआ रघु वहीं पर आकर गिर जाता है और डेबी उसको बताती है कि इस जगह पर महाकाल स्थापित हैं, इसलिए कोई भी ईवल फोर्स यहाँ पर नहीं आ सकती और ना ही उनकी शक्तियाँ यहाँ पर काम करेंगी। इसके बाद दोनों वहाँ की छत से बाहर निकलने का प्लान करते हैं। ढेर सारी चेयर से रघु एक सीढ़ी बनाकर ऊपर जाता है और नीचे से डेबी उसको सपोर्ट देती है। तभी डेबी को वहाँ पर सैम की स्पिरिट दिखाई देती है और डेबी सबको छोड़कर उसकी तरफ जाने लगती है, जहाँ पर उसे सैम के द्वारा उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। सैम उसको बताता है कि हाल ही में तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तुम्हारी माँ तुम्हें ये बताने भी आई थी लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया। और अब जाकर उस मिस्टीरियस बच्चे का राज हमें पता चलता है। डेबी को याद आता है कि उस बच्चे की शक्ल बचपन वाले सैम से मिलती है और तब जाकर डेबी को समझ में आता है कि फुटेज वाला बच्चा कोई और नहीं बल्कि सैम ही था। फुटेज में पोजेस रघु ने उसे वैसे ही फांसी लगाकर मारा था जैसे कि उसकी मौत हुई थी। डिमांडे हर रोज़ ऐसे ही उसके स्पिरिट को फांसी पर लटकाता है। सैम यहाँ पर डेबी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी आत्मा को डिमांडे वर्ल्ड से आज़ाद करवाए, जिससे डेबी इमोशनल होकर उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से रघु उसे रोक देता है और उसे कहता है कि इस साल में मत आओ, ये सैम नहीं है बल्कि डिमांडे के स्पिरिट है,
जो हमें भटकाना चाहती है, और तभी सैम वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ आश्रम में मॉन्क सेक्रीफाइस को रोकने के लिए महायान पूजा कर रहे थे कि तभी डेमॉन की स्पिरिट शिनी को पोजेस कर लेती है और उसका बेड एकदम से उल्टा हो जाता है और सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, जिससे सभी मॉन्क घायल हो जाते हैं। इधर डेबी रघु को बताती है कि उस लॉकेट को वो लोग वहाँ ले जाकर तोड़ दें तो ये सब खत्म हो जाएगा। जिसके बाद रघु लॉकेट लेने बाहर जाता है, लेकिन वहाँ पर एंटी क्राइस्ट के लोग उसे पर अटैक कर देते हैं। फिर भी किसी तरह से रघु उस लॉकेट तक पहुँच जाता है, लेकिन डेमोंटे उसे लॉकेट नहीं लेने देता और उसे दूर फेंक देता है। फिर घायल रघु मोबाइल पर लात मारकर उसे डेबी की तरफ फेंक देता है, जहाँ पर मोबाइल में फिर से अब सिग्नल आने लगते हैं और डेबी दयालन को कॉल करके बुलाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्तुगीज किंग की स्पिरिट आती है। इसके सामने सभी एंटी क्राइस्ट के लोग झुक जाते हैं। फिर डेमोंटे डाउशी और रघु की बॉडी को पेंटागन पर लाकर रख देता है और सेक्रीफाइस को स्टार्ट करता है, जिससे डाउशी की बॉडी पूरी तरह से झुलस जाती है और अब रघु और शिनी की बारी थी। लेकिन तभी दूसरी तरफ एक छोटा मॉन्क पूर्वा का यूज़ करके सेक्रीफाइस को रोक देता है, जिससे उस किंग की स्पिरिट फ्रस्ट्रेशन से चीख उठती है। तब तक दयालन वहाँ पर पहुँच चुका था। डेबी को रस्सी के सहारे वहाँ से बाहर निकालने लगता है। उसी वक्त डेबी उस किंग को देखती है जिसकी आंखें नहीं थीं। खैर तब तक दयालन डेबी को बाहर निकाल लेता है और इस सब के बाद जब पुलिस वहाँ पर आती है तो लॉकेट वहाँ से गायब हो चुका था। इधर शिनी कोमा से बाहर आ जाता है, लेकिन अब रघु कोमा में चला गया था। फिर डेबी उन्हें बताती है कि इन सब के पीछे एक पोर्तुगीज किंग है की आत्मा है, जिसे 15वीं शताब्दी में टी थ्रोन करके उसकी आंखें फोड़ दी गई थी और ये एंटी क्राइस्ट वाले उसे भगवान की तरह पूजते हैं और डेमोंटे भी ये सभी सेक्रीफाइस उसी के कहने पर कर रहा है। तभी शिनी कहता है कि सबसे पहले वो उस लाइब्रेरियन को पकड़ेगा और पता लगाएगा कि उसका इन सबसे क्या कनेक्शन है। और एकदम लाइब्रेरियन अल्फांसो को देखते हैं जो कि डेमोंटे को खुश करने के लिए खुद को ही टॉर्चर कर रहा था। जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए जाती है तो वो पहले से वहाँ से भाग चुका था। पुलिस को वहाँ ढेर सारी विक्टिम्स की फ़ोटो मिलती हैं, जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है कि अल्फांसो अब तक न जाने कितने लोगों की बलि चढ़ा चुका था। और लास्ट में हमें बिहार की कोई जगह दिखाई जाती है जहाँ पर अल्फांसो बैग में विक्टिम्स की फ़ोटो लेकर एक ग्राउंड की तरफ जाता है, जिसके बाद वो एक आदमी को पेड़ से उल्टा लटकाकर उसे जला देता है और अपने भगवान को ओवर कर देता है। उसके बाद फिल्म के आखिरी सीन में हमें श्रीनी दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि अपने भाई रघु की जान बचाने के लिए वो उस पैटर्न को ब्रेक कर देगा। और दोस्तों ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।